हेलो दोस्तों। आप सभी दोस्तों को मेरे न्यू स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लूसेंट एंशियन हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 21 यानी गुप्त काल पर डिस्कशन करेंगे। हमारा पहला क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य का उदय किस शताब्दी में हुआ था? तो तीसरी शताब्दी के अंत में। गुप्त साम्राज्य के उदय कहाँ से हुआ था? प्रयाग के निकट कौशाम्बी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। श्रीगुप्त जिसका कार्यकाल 240 से 280 ईस्वी तक था। श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? श्रीगुप्त का उत्तराधिकारी घटोत्कच था। घटोत्कच जो 280 से 320 ईस्वी तक रहा। गुप्त वंश का प्रथम महान सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम राजगद्दी पर कब बैठा? 320 ईस्वी में। 320 ईस्वी में। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किसके साथ हुआ था? तो लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9। चंद्रगुप्त प्रथम ने दक्षिणावर्त के 12 शासक को। चंद्रगुप्त प्रथम ने आर्यावर्त के 9 और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को पराजित किया था। चंद्रगुप्त प्रथम ने कौन सा उपाधि धारण किया था? तो महाराजा धीराज का। महाराजा धीराज का। गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया था? गुप्त संवत की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से 320 ईस्वी तक। तो जगह क्वेश्चन की गुप्त संवत कब चलाया गया था? तो 319 से 320 ईस्वी तक। चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी कौन था? तो समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त राजगद्दी पर कब बैठा? 335 ईस्वी में। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? तो 9। समुद्रगुप्त ने दक्षिणावर्त के कितने शासकों को पराजित किया था? 12। सॉरी, हम चंद्रगुप्त प्रथम के बोल दिए थे। चंद्रगुप्त नहीं बल्कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने आर्यावर्त के 9 शासकों को पराजित किया और दक्षिणावर्त के 12 शासक। इसलिए इसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त कौन कौन उपाधि धारण किया था? तो अश्वमेध कर्ता, विक्रमंक, परम भागवत। परम भागवत। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक समुद्रगुप्त था। यह किस ताम्रलेख में मिले? कहाँ से ताम्रलेख में मिले थी से पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने परम भागवत का उपाधि धारण किया था। तो यह गाया और नालंदा से मिले ताम्रलेख से पता चलता है कि समुद्रगुप्त परम भागवत का उपाधि धारण किया था। कहाँ कहाँ से मिला था? गाया एवं नालंदा से। किस गुप्त शासक को कविराज भी कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त किसका उपासक था? समुद्रगुप्त विष्णु का, यानी कि विष्णु भगवान का उपासक था समुद्रगुप्त। कौन गुप्त शासक संगीत प्रेमी भी था? तो समुद्रगुप्त। किस गुप्त शासक को उसके सिक्के पर वीणा वादन करते हुए उसको दिखाया गया है? तो समुद्रगुप्त। वीणा पर वादन के कारण उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी भी था। समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? हरिसेन। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद प्रशस्ति लेख की रचना किसने किया था?
हरिसेन। परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा था? 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर कब बैठा? 380 ईस्वी में। चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? फाहियान। सबको पर विजय के उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सिक्का चलाया था? तो चांदी का सिक्का। चांदी का सिक्का। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि कौन था? साब। चंद्रगुप्त द्वितीय का राजकवि साब था। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय शिक्षा का प्रमुख केंद्र कहाँ था? पाटलिपुत्र एवं उज्जैन। अनुश्रुति के अनुसार चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कितने विद्वान निवास करते थे? 9 विद्वानों की एक मंडली होती थी। नवरत्न का संबंध किससे है? चंद्रगुप्त द्वितीय से। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में सर्वाधिक विद्वान कौन था? कालिदास। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आयुर्वेद के प्रवर्तक कौन थे? धन्वंतरी। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ज्योतिष विद्वान कौन था? तो छप्पड़क। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कोषकार कौन था? तो अमर सिंह। कोषकार अमर सिंह। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में वास्तुकार का विद्वान कौन था? शंकु। वास्तुकार शंकु था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में खगोल वैज्ञानिक कौन थे? बराहमिर। चंद्रगुप्त द्वितीय का संघी विग्रहिक सचिव कौन था? वीरासेन। वीरासेन किस मातालंबी से था? तो शैव। वीरासेन शैव मातालंबी। वो कौन था जिसने शिव की पूजा के लिए उदयगिरी पहाड़ी पर एक गुफा का निर्माण कराया था? तो वीरासेन। वह विद्वान कौन था जो शब्द का प्रकांड पंडित तथा एक कवि भी था? तो वीरासेन। वीरासेन किसका एक प्रकांड पंडित तथा विद्वान कवि था? तो व्याकरण एवं न्याय मीमांसा के। चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन था? कुमारगुप्त। कुमारगुप्त या गोविंद गुप्त, जो 415 से 454 ईस्वी तक शासन रहा। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने। कुमारगुप्त का उत्तराधिकारी कौन था? स्कंदगुप्त, जो 455 से 467 ईस्वी तक रहा। गिरनार पर्वत पर सुदर्शन झील का पुनरुद्धार यानी कि मरम्मत किसने कराया था? स्कंदगुप्त। सुदर्शन ने सौराष्ट्र का गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तब प्रणदत्त को। किस गुप्त काल शासक के शासनकाल में हुणों का आक्रमण हुआ था? तो हुण आक्रमण स्कंदगुप्त के। अंतिम गुप्त शासक कौन था? विष्णुगुप्त। गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी प्रादेशिक इकाई क्या थी? देश। गुप्त शासकों को क्या कहा जाता था? गुप्तना। गुप्त साम्राज्य की दूसरी प्रादेशिक इकाई थी भुक्ति के शासक को अब्रिक। भुक्ति के नीचे कौन प्रशासनिक इकाई थी? विषय नामक प्रशासनिक का प्रमुख कौन होता था? विषयपति। गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण इकाई को क्या कहते थे? गुप्त काल में पुलिस विभाग के साधारण इकाई को चाट एवं भाट कहते थे। गुप्त काल में पुलिस विभाग का मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? यानी कि दंडपाशिक, जो दंड देने का काम करता था उसे दंडपाशिक कहा जाता था। गुप्त काल में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई कौन थी? ग्राम। गुप्त काल में ग्राम का प्रशासन किसके द्वारा संचालित होता था? तो ग्राम सभा के द्वारा। गुप्त काल में ग्राम सभा का मुखिया क्या कहलाता था? ग्रामिक। अन्य सदस्य क्या कहते थे? महतर। गुप्त काल में ग्राम समूहों की सबसे छोटी इकाई को पेट। गुप्त शासक कुमारगुप्त के
किसमें भूमि बिक्री संबंधी उपाधि कार्यों के क्रियाकलापों का उल्लेख मिलता है? तो दामोदरपुर ताम्रपत्र में। गुप्त काल में भू राजस्व का कुल उत्पादन कितना था? 104 भाग से 1/26। गुप्त काल में किस स्रोत को राजा के लिए आय का स्रोत माना जाता है? तो सर्प, जिसको बिष्टि भी कहा जाता है। गुप्त काल में सिंचाई के लिए प्रयोग होता था रहट या घंटी पत्र। रहट या घंटी पत्र। गुप्त काल में श्रेणी के प्रधान को क्या कहा जाता था? ज्येष्ठक। गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र कौन था? गुप्त काल में सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र उज्जैन। गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक कौन सा मुद्रा जारी किया था? तो स्वर्ण मुद्रा। गुप्त काल के अभिलेखों में स्वर्ण मुद्राओं को क्या कहा गया है? दिनार। गुप्त काल में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो याज्ञवल्क्य स्मृति में। याज्ञवल्क्य स्मृति में। जाति के रूप में कायस्थों का सर्वप्रथम वर्णन कहाँ से मिलता है? तो उष्णम स्मृति में। उष्णम स्मृति। विंध्य जंगल में किस जाति के लोग अपने देवताओं को मनुष्य का मांस चढ़ाते थे? तो सब्बर जाति के लोग। गुप्त काल के किस अभिलेख में किसी के सती होने का प्रमाण मिलता है? तो 510 ईस्वी के भानुगुप्त के ईरण अभिलेख में, जिसमें किसी भोजराज की औरत सती हो गई थी। किस अभिलेख में किसी भोजराज की मृत्यु पर उसकी पत्नी की सती होने का उल्लेख है? तो ईरण अभिलेख से। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिलाओं को क्या कहा जाता था? गणिका। गुप्त काल में वृद्ध वेश्याओं को क्या कहा जाता था? कुटिनी। गुप्त सम्राट किस धर्म के अनुयायी थे? तो वैष्णव धर्म के। गुप्त सम्राटों ने अपना राज धर्म बनाया था वैष्णव धर्म। गुप्त साम्राज्य का राज चिन्ह क्या था? तो विष्णु का वाहन गरुड़। गुप्त काल में वैष्णव धर्म संबंधी सबसे महत्वपूर्ण अवशेष कहाँ से मिलता है? तो देवगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर से। अवशेषगढ़ जिला ललितपुर का दशावतार मंदिर किस नदी पर बना है? तो बेतवा नदी। अजंता में निर्मित कुल गुफाओं की संख्या 29। अजंता में अभी वर्तमान में कुल कितनी गुफाओं की संख्या है? तो 6। अजंता में गुप्तकालीन गुफा संख्या कौन? तो 16-17 जो गुफा संख्या है इसका निर्माण गुप्तकालीन से। अजंता में गुप्तकालीन गुफा संख्या 16 किसके चित्र के लिए प्रशंसनीय है? तो मरणासन राजकुमारी का। अजंता में गुप्तकालीन संख्या 17 के चित्र किसके लिए प्रसिद्ध है? चित्रशाला के लिए। अजंता में गुप्तकालीन संख्या 17 में किसके चित्र का उल्लेख किया गया है? तो बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। 4 चीज 17 गुफा संख्या। बुद्ध के जन्म, जीवन, महाभिनिष्क्रमण और महापरिनिर्वाण। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो महायान शाखा से। गुप्त काल में निर्मित अन्य गुफाएं बाघ गुफा कहाँ स्थित है? बाघ गुफा जिला धार मध्य प्रदेश, जो कि विंध्य पर्वत को काटकर बनाया गया है। गुप्त काल में संसार का सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ माना जाता है तो विष्णु शर्मा का पंचतंत्र। संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरा स्थान किसके आता है? तो पंचतंत्र। पंचतंत्र को कितने भागों में बांटा गया है? तो 5 भाग। पंचतंत्र को 5 भाग में बांटा गया है। मित्रभेद, मित्रलाभ, संधि विग्रह, लब्ध प्रणाश और अपरिकार्य। आर्यभट्ट द्वारा कौन कौन ग्रंथ लिखा गया था? तो
आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है? आर्यभट्ट। बृहद संहिता के लेखक ब्राह्मण। पंच सिद्धांत बृहज्जाक के लेखक कौन है? ब्राह्मण। लघु जातक का लेखक ब्राह्मण। बृहद संहिता में किस पर चर्चा हुई है? बृहद संहिता में नक्षत्र विद्या, वनस्पति शास्त्र, प्राकृतिक इतिहास और भूगोल पर। गुप्त काल के महान नक्षत्र वैज्ञानिक और गणितज्ञ कौन थे? ब्रह्मगुप्त। प्रकृति के एक नियम के अनुसार सभी वस्तुएं पृथ्वी पर गिरती हैं, क्योंकि पृथ्वी स्वभाव से ही सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। सबसे पहले यह किसने बताया था? तो ब्रह्मगुप्त ने बताया था, न्यूटन से भी पहले। गुप्त काल में किसने पशुओं पर हास्य आयुर्वेद लिखा है? तब पल काढ़वा। गुप्त काल में किसकी रचना हुई है? तो नवीनतम की। नुस्खे सूत्र उपचार विधि दी गई है नवीनतम में। पुराणों की रचना किस काल में हुई? गुप्त काल। गुप्त राजाओं की राजकीय या शासकीय भाषा क्या था? संस्कृत। गुप्त काल में चांदी के सिक्कों को कहा जाता था रुपयक। गुप्त काल में कौन कौन स्मृति की रचना हुई? याज्ञवल्क्य, नारद, कात्यायन एवं बृहस्पति। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ? गुप्त काल में। त्रिमूर्ति की अवधारणा का विकास भी गुप्त काल में। गुप्त वंश के शासकों ने, क्वेश्चन पूछता है कि किस वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम दान में दिया था? तो गुप्त शासक। गुप्त काल किस साहित्य की सर्जना के लिए स्मरणीय है? लौकिक साहित्य। भास के 13 नाटक किस काल के हैं? तो गुप्त। शूद्रक का लिखा नाटक मृच्छकटिकम गुप्त काल। शूद्रक द्वारा लिखा गया नाटक मृच्छकटिकम या माटी की खिलौना में इसके प्रेम का वर्णन है? तो निर्धन ब्राह्मण के साथ वेश्या का प्रेम वर्णित है। गुप्त काल के प्राचीन नाटकों में सर्वोत्कृष्ट किस नाटक को माना जाता है? तो मृच्छकटिकम। अभिज्ञान शकुंतलम के लेखक कालिदास। अभिज्ञान शकुंतलम में किसके प्रेम का वर्णन है? तो राजा दुष्यंत और शकुंतला। कालिदास द्वारा रचित प्रथम भारतीय रचना अभिज्ञान शकुंतलम। प्रथम भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में भी हुआ तो अभिज्ञान शकुंतलम। दूसरी भारतीय रचना जिसका अनुवाद यूरोपीय भाषा में हुआ भागवत गीता। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है तो गुप्त काल को। गुप्त काल की महत्वपूर्ण विशेषता था तो नगरों का क्रमिक पतन। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों के बराबरी है? गुप्त काल। बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई गुप्त काल। अब गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ है? विष्णु मंदिर दिगवा, जबलपुर, मध्य प्रदेश में। शिव मंदिर भूमरा, नगौदा, मध्य प्रदेश। पार्वती मंदिर कहाँ है? तो नैना कुठार, मध्य प्रदेश। दशावतार मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, तो दशावतार मंदिर हो गए देवगढ़, ललितपुर, उत्तर प्रदेश में। शिव मंदिर कहाँ पर है? तो खोह, नागौद, मध्य प्रदेश। लक्ष्मण मंदिर ईंटों द्वारा निर्मित, तब भीतर गांव कानपुर जो यूपी में है। ये सब गुप्तकालीन प्रसिद्ध मंदिर था। और इस तरह से हमारा गुप्त काल सेशन खत्म हुआ। थैंक यू सो मच।